इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज के साथ आप सभी जुड़े हुए हैं। कार्यक्रम किसान की बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं आपके साथ आरती, और हमारे साथ हैं जी, मैं हूँ आपके साथ दोस्तों आमिर। आज मेरी जबान में कुछ लुकनत आ रही है जी, शायद कुछ कभी ज्यादा हो कुछ जाता चटपटा है सा खा के आ रहे हैं आप। आज शायद चटपटा खाने की ख्वाहिश है। अच्छा, तो पहले तो से जबान हमें, तेज हो जाएगी। जी हाँ, थोड़ा लालच आ रहा है। जी, लालच आ रहा है जी। जी। तो आरती, जो किसान की बात है, ये प्रोग्राम हमारा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है। और जब हम किसानों की बात करते हैं तो अक्सर बहुत सारे ऐसे कवि जो हैं वो हमारी नज़रों के सामने से गुजरते हैं, जो किसानों के ऊपर भी उन्होंने अपनी कविताएं लिखी होती हैं। तो नितिन वर्मा साहब की एक कविता जो है वो मेरी नज़रों के सामने गुजरी अभी हाल ही में, तो मैं वो आप सभी की नज़र करना चाहता हूँ। तो आप लिखते हैं कि कड़ी धूप हो या हो शीतकाल, हल चलाकर न होता बेहाल, रिमझिम करता होगा सवेरा, इसी आस में ना रोकता चाल, खेती बाड़ी में जुटाता ईमान, महान पुरुष है वो किसान। छोटे छोटे से बीज बोता, वहीं एक बड़ा खेत होता, उसकी दरकार होती उसे, जिसकी दरकार होती उसे, बोकर उसे वो तभी सोता, खेतों का कण कण है जिसकी जान, महान पुरुष है वो किसान। क्या बात है भाई, वाकई महान पुरुष है वो किसान। बिल्कुल सही बात है। आम भी है और खास भी है। जी हाँ, हर मौसम की बात कर दी इस कविता में उन्होंने, कि हर मौसम में किस तरह से वो अपनी जी जान लगा देता है और हर मौसम को झेलता है, और वो जो चाहता है उसकी पूरी कोशिश करता है, और जब तक वो उस काम को कर ना दे तब तक उसे चैन नहीं आता है। बिल्कुल, फिर कोई भी बाधा उसकी बाधा नहीं रहती। सही बात है। एक तरह से देखें तो हमारे लिए कहीं ना कहीं एक आइडियल है ये, कि हम जी जान से अपनी मेहनत करें और फल जो है वो फसल के रूप में उन्हें मिलता है, और जो जिस इच्छा से करता है उसको और रुकावटें होंगी, लेकिन उसके बावजूद हमें उन पर फोकस नहीं करना है, अपने काम पे फोकस रहना है। जी हाँ, रुकावटों की आपने बात की, तो कहीं ना कहीं रुकावटें अगर हम कहें तो कई ऐसी भी होती हैं जो जैसे कई बार आंधी तूफान आ जाता है, या कई बार भूकंप आ जाता है, जिन्हें हम क्या कह सकते हैं, सूखा हो जाता है कभी, मतलब फसल बोई, ओले पड़ गए, बेमौसम बारिश हो गई, है ना, प्राकृतिक आपदाएं जिन्हें कहते हैं। प्राकृतिक आपदाओं की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारे पर्यावरण से जुड़ी है। बिल्कुल, हमारे पर्यावरण से जुड़ी है। जी हाँ, तो आज कुछ यही विषय हम भी लेकर आए हैं क्या अपने बात सभी है, तो श्रोताओं के लिए। आज का हमारा विषय है कृषि एवं पर्यावरण। बिल्कुल, तो कृषि और पर्यावरण पर आज कौन है हमारे एक्सपर्ट? आज हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो है डॉक्टर दिनेश कुमार शर्मा, और इनसे बात कर रही हैं प्रीति। तो आइए सुनते हैं क्या कुछ ये कहना चाहते हैं इस विषय पर, क्या कुछ हमें बता रहे हैं और हम तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत जरूरी टॉपिक है दोस्तों, पर्यावरण से जुड़ा हुआ, जरूर सुनिए इसको। जी। कृषि और पर्यावरण बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, और आज इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर डीके शर्मा। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे किसान की बात कार्यक्रम में, FM गोल्ड के स्टूडियो में। धन्यवाद मैम। डॉक्टर साहब प्रधान वैज्ञानिक हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा से जुड़े हैं, और जब भी ये महत्वपूर्ण विषय हम उठाते हैं तो आपकी याद हमें जरूर आती है, और आज हमने आपको आमंत्रित किया है। और हम कह रहे हैं कि कृषि और पर्यावरण आपस में काफी जुड़े हुए हैं, और हमें ऐसा लगता है कि कृषि का प्रभाव पड़ता है पर्यावरण पर, और पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है कृषि पर। तो किस तरह से ये सामंजस्य हम बैठा सकते हैं कि सारी चीजें सुचारू रूप से चलती रहें? कहीं ना कहीं इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है हमारे कृषक मित्रों का। तो डॉक्टर साहब, जो सबसे पहली बात हम आपसे पूछना चाह रहे हैं वो ये कि पर्यावरण बदल रहा है, ये तो सभी कहते हैं, क्यों बदल रहा है ये आप बताइए। जी, जैसा आपने बताया कि जो हमारी कृषि है वो पर्यावरण से प्रभावित होती है जी, और अगर देखा जाए तो कृषि पर्यावरण को भी प्रभावित करती है जी। तो जैसे आपने कहा कि हमारा वातावरण बदल रहा है, पर्यावरण बदल रहा है, जिसको हम जलवायु परिवर्तन भी कह सकते हैं। हम सब जानते हैं कि औद्योगिकरण से पहले जो हमारे वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा थी वो लगभग 270 ppm थी, लेकिन औद्योगिकरण के पश्चात यातायात के साधनों में वृद्धि के कारण इसकी सांद्रता आज 415 ppm तक पहुंच गई है। मीथेन की सांद्रता बढ़ रही है, नाइट्रस ऑक्साइड गैसों की सांद्रता बढ़ रही है। उसकी वजह से आज हम जलवायु परिवर्तन के खतरों को महसूस कर रहे हैं और वातावरण हमको बदलता हुआ महसूस हो रहा है। ये पहले हम कहते कल्पना है, लेकिन अब ये बिल्कुल
सत्यता के साथ कह सकते हैं कि वाकई में जलवायु परिवर्तन हो रहा है और इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हमको देखने को मिल रहे हैं, और कृषि भी इससे अछूता नहीं है, कृषि पर भी इसके दूरगामी परिणाम पड़ रहे हैं। तो इसको हमको कृषि को बचाना है, और क्योंकि कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, हमारी 70% आबादी अभी भी कृषि पर जुड़ी हुई है, तो हम कैसे जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से अपनी कृषि को बचाएं, ये एक अहम विषय है। बहुत सही कहा आपने डॉक्टर साहब। और जैसे आपने कहा भी है, भारत एक कृषि प्रधान देश है और ज्यादातर आबादी कृषि पर आधारित है। बहुत सही कहा आपने डॉक्टर साहब। ये जो हल्के हल्के भूकंप के झटके बीच बीच में महसूस होते हैं, क्या ये भी जलवायु परिवर्तन का कारण है? जी, हम सीधे तौर पर तो इसको लिंक नहीं कर सकते, क्योंकि जो भूकंप है वो जैसे हिमालय क्षेत्र में जो भूकंप आते हैं, क्योंकि ये एक नवीन पर्वत श्रृंखला है, तो इसमें परिवर्तन होते रहते हैं, तो इसलिए भूकंप आ रहे हैं। तो इसको हम जलवायु परिवर्तन से सीधे तौर पर तो हम लिंक नहीं कर सकते, लेकिन जहां से हिमस्खलन है, जैसे अभी हमने त्रासदी देखी 7 फरवरी को, हिमस्खलन है, ये जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं, उसको हम जरूर इससे हम लिंक कर सकते हैं। जी जी जी। तो कृषि पर क्या प्रभाव पड़ता है अगर हम पर्यावरण की बात करें सीधी सीधी? देखिए, जैसे तापमान बढ़ता है तो जो फसल का पुष्पन प्रभावित होता है, उसकी गुणवत्ता प्रभावित होती है, एक पूरे फसल चक्र में परिवर्तन आ जाता है। और दूसरी बात, जो परागण करता है, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो उन पर भी शोध की आवश्यकता है कि उनके व्यवहार पे क्या फर्क पड़ता है। जैसे मधुमक्खियां हैं, अगर तापमान बढ़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ेगी, तो जो मधुमक्खियां हैं, जैसे आइंस्टाइन ने कहा था कि अगर मधुमक्खियां खत्म हो गई तो मानव सभ्यता सिर्फ 4 साल में खत्म हो जाएगी। तो इतने महत्वपूर्ण है ये जो परागकण है, जो परागण करते हैं, जैसे मधुमक्खी हैं, कीट पतंगे हैं, ये हमारी कृषि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मित्र कीट है जी, मित्र कीट हैं, तो इनको बचाना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि इस पर हमारी जो खेती की सुरक्षा बहुत निर्भर करती है। ये सब चीजें हैं, सब सारे कारक हैं, तो इनका प्रभाव तो पड़ रहा है जलवायु परिवर्तन का, लेकिन हमारा प्रयास ये है, हमारा कृषि अनुसंधान परिषद इस दिशा में कार्य कर रहा है और हमारा संस्थान भी इस दिशा में कार्य कर रहा है कि किस तरह से हम जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से भारतीय कृषि को बचाएं। जी, और बहुत जरूरी है ये। जी, और ना सिर्फ काम करना है, बल्कि हमारे किसान मित्रों को इसके बारे में जानकारी भी देनी है, उन्हें जागरूक भी करना है। हालांकि अब तो हमारे किसान मित्र जागरूक भी हैं, हर चीज को समझते हैं, सोशल मीडिया पे हमेशा अपडेट भी रहते हैं वो। डॉक्टर साहब, एक चीज मैं और जानना चाह रही थी आपसे, आप स्टूडियो में हैं, तो कृषि पद्धति की सहायता से या प्रणाली की सहायता से कैसे हम कम कर सकते हैं इसे? देखिए, अगर हम चाहें कि जो हमारी जो परंपरागत कृषि है, जैसे हम धान का उदाहरण दें, धान में हम जब परंपरागत ढंग से खेती करते हैं तो उसमें ज्यादा पानी लगता है। अगर हम SRI या श्री विधि से खेती करें, या हम डायरेक्ट सीडेड राइस की खेती करें, जो धान की सीधी बिजाई कहते हैं, तो ना हम केवल पानी की बचत कर सकते हैं, ना हम केवल रसायनों की बचत कर सकते हैं, बल्कि जो मीथेन, जो प्रमुख हरित गृह गैस उत्सर्जन होती है, उसको भी हम काफी मात्रा में कम कर सकते हैं। तो ये जो कृषि प्रणालियों में परिवर्तन बहुत जरूरी है। आजकल संरक्षित कृषि की बात करते हैं, जिसको हम कंजर्वेशन एग्रीकल्चर कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम गहरी जुताई नहीं करते हैं। इस जो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर है वो 3 सिद्धांतों पर कार्य करती है। नंबर 1, जहां पे जो हमारा जो फसल का आच्छादन करना, जो हमारे जो रेसिड्यूज हैं उनको सतह पर बिछाना ताकि भूमि की मात्रा बढ़ी रहे, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, फसल विविधीकरण। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि, और सबसे प्रमुख बात है कि हम भूमि की या तो ना के बराबर जुताई करते हैं, या बहुत कम जहां पे हम बीज डाल रहे हैं उसको बोलते हैं मिनिमम टिलेज, वो करते हैं। तो ऐसी प्रणालियों की सहायता से हम जलवायु परिवर्तन के खतरों को काफी हद तक रोक सकते हैं। आज की तारीख में हम बात करें तो कृषि केवल अन्न उत्पादन का ही स्रोत नहीं है, कृषि को हम एक ऐसे तंत्र के रूप में देख रहे हैं आज, जो कि बहुत सारी पारिस्थितिक सेवाएं प्रदान करते हैं, जैसे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, जैसे कि जैव विविधता संरक्षण। जो जैव विविधता संरक्षण के जो सिद्धांत है, सबसे बढ़िया जैव विविधता होती है अगर हम उसको खेत में ही संरक्षित करें, ताकि हमको जीन बैंकों का खर्चा ना उठाना पड़े। तो अगर हम खेत में ही प्रजातियों का संरक्षण करेंगे तो वो सबसे कारगर है। तो इस तरीके से आज की तारीख में हम देखें तो कृषि न केवल खाद्य सुरक्षा, बल्कि पोषण सुरक्षा और अनेक पर्यावरणीय सेवाएं, जिसको हम इकोसिस्टम सर्विसेज कहते हैं, उनको प्रदान करने का एक माध्यम है। जैसे कि हमने बताया, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हो गया, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन हो गया, लाइवलीहुड सिक्योरिटी, जो हमारी आजीविका है वो कृषि पर निर्भर करती है। तो उसको हम कैसे, जो हमारे जो सीमांत किसान हैं, जो लघु किसान हैं, उनकी हम खाद्य सुरक्षा, उनकी आजीविका सुरक्षा हम कृषि के माध्यम से संरक्षित कर सकते हैं। जब किसान खुशहाल होगा तो प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करेगा। तो ये इसके माध्यम से हम कर सकते हैं। जी, बहुत महत्वपूर्ण
बताया और बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने बताई हैं, एक एक पॉइंट को आपने डिस्कस किया है। डॉक्टर शर्मा, मैं ये सोच रही थी प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन से किसानों की आय कैसे हम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये लक्ष्य है भारत सरकार का, केंद्र सरकार का, कि आय दुगनी करनी है 2022 तक, तो ये कैसे संभव हो सकता है? देखिए, प्राकृतिक संसाधनों का हम मतलब है कि हम जल की बचत करें, हम मृदा की उर्वरा शक्ति को बरकरार रखें, और हम जो हम निवेश करते हैं खेती में, जैसे फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड है, उनका इष्टतम प्रयोग करें। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको नहीं करना है, लेकिन उनका ऑप्टिमल यूज, यानी कि उनका जब जरूरत है तभी करें। जो प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन तकनीकें हैं, जैसे लीफ कलर चार्ट है, एक ऐसा चार्ट होता है जिसके सहायता से हम ये देख सकते हैं कब हमको खाद देना है। ग्रीन सीकर के माध्यम से हम कर सकते हैं। संरक्षित खेती की मैंने बात की, कुछ स्थानों पर जैविक खेती को हम बढ़ावा देकर इस दिशा में कर सकते हैं। जो हमारे जैव उर्वरक हैं उनका इस्तेमाल करके भी हम काफी हद तक जो हमारे जो नाइट्रोजन उर्वरकों की खपत को कम कर सकते हैं। तो ये जो प्राकृतिक संसाधन संरक्षण है, प्राकृतिक संसाधन किसी देश की धरोहर है, वो उसकी पूंजी है, और प्राकृतिक संसाधनों पर जो सबसे ज्यादा गरीब लोग हैं वही निर्भर करते हैं। अगर हमने प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण कर दिया तो जो सबसे निम्नतम पायदान पर जो किसान है या जो आदमी है उसकी आजीविका को खतरा उत्पन्न होता है। तो हम कृषि के माध्यम से, कृषि में प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन से हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारे प्राकृतिक संसाधन बरकरार रहें, हमारी मृदा का स्वास्थ्य बरकरार रहे, हमारे जल की, भूजल की गुणवत्ता बरकरार रहे, और हम ऐसी कृषि विधियों का इस्तेमाल करें जो कि हमारे पर्यावरण को न्यूनतम क्षति पहुंचाएं। आपने विधियों का जिक्र किया है डॉक्टर शर्मा, तो मैं चाहूंगी कि कुछ विधियों का जिक्र यहाँ जरूर करें। जी, जैसे आज लेजर लेबर की हम बात करते हैं, लेजर लेबलिंग, जिसको हम कहते हैं मांझा लगाना, इलेक्ट्रॉनिक मांझा लगाना। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे खेत की जो ऊपर नीचे सतह है उसको हम समतल कर देते हैं। अच्छा। तो उससे जो पानी की खपत में 30 से 40% की वृद्धि होती है। मतलब उससे हम कम कर सकते हैं उसको, क्योंकि हमारा खेत समतल हो गया तो ऐसा नहीं है कहीं पानी भरेगा कहीं रुकेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। वो पानी की जो उपयोग है वो बराबर होगा। लेजर लेबलिंग की बात की हमने, वेस्टेज ऑफ वाटर नहीं होगा बिल्कुल भी। मल्चिंग का प्रयोग कर सकते हैं। मल्चिंग से भी जो हम वाष्पोत्सर्जन की जो क्षति है उसको कम कर सकते हैं। मल्चिंग हो गया, लेजर लेबलिंग हो गया, और ड्रिप इरिगेशन हो गया, फर्टी इरिगेशन हो गया। तो ये सूक्ष्म सिंचाई पर अभी चर्चा भी हुई थी, आत्मनिर्भर भारत में भी कहा गया था। ये ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिसकी सहायता से हम कृषि में होने वाले खर्चे को कम कर सकते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का बचाव कर सकते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री की जो घोषणा है कि हमको 2022 तक अपने किसानों की आय दोगुनी कर सकती, इस दिशा में हम लगातार बढ़ रहे हैं, और मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि हम इस दिशा में हम बहुत आगे जाएंगे। डॉक्टर साहब, पर्यावरण को सुरक्षित रखने में बहुत अहम रोल है कृषि का, और हम बार बार इस पर चर्चा भी कर रहे हैं, अपने किसान मित्रों से भी आग्रह कर रहे हैं कि बिल्कुल इस बात का ध्यान रखें। तो जैसे किसी ने आम के पेड़ लगाए हैं या अमरूद के पेड़ लगाए हैं, उसकी बागवानी वो करते हैं और कहते हैं कि जितना आप पेड़ लगाएंगे उतना पर्यावरण सुरक्षित रहता है, और जितनी भी समस्याएं हैं, प्रदूषण है, इन सबसे मुक्ति मिलती है। तो क्या वो साथ साथ उसे कर सकते हैं इस तरह का काम? जी जी जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि देखिए हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि 10 पुत्रों के बराबर एक वृक्ष की महत्ता है। जी जी तो ये हमारे शास्त्रों में है। और अगर जो एक कहते हैं ना कि ट्रू सर्विस ऑफ नेचर इज टू प्लांट ट्रीज अंडर हु शेड यू नेवर एक्सपेक्ट टू सिट, यानी कि प्रकृति की सेवा वो सेवा है कि जहां पे आप निस्वार्थ भाव से वृक्ष लगाते हैं। लेकिन अगर कोई किसान अपने खेत में कृषि वानिकी को अपनाता है या आपने बताया फल वृक्षों की खेती करता है, तो वो ना केवल पर्यावरण की सेवा कर रहा है बल्कि उसकी आमदनी का एक जरिया विकसित होता है। तो ये पर्यावरण के लिए तो है ही है, और उसकी आमदनी के लिए भी बढ़िया है। चाहे वो आम के वृक्ष लगाए, देसी प्रजातियों के वृक्ष लगाए, देसी जो देशज हमारी जो फल हैं, जो देसी वनस्पतियां हैं उनको लगाएं, तो इस दिशा में हम पर्यावरण को भी संरक्षित कर सकते हैं, हम कार्बन को की मात्रा को पर्यावरण में कम कर सकते हैं और आय भी बढ़ा सकते हैं। बहुत सही कहा आपने। लेकिन देसी में कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं? नहीं, मैंने कहा ना कि जो हमारी कृषि है वो एक स्थानिक विषय है। जैसे राजस्थान है, जो राजस्थान में जो फल वृक्ष जिस इलाके में जो चीज हो सकती है उसको लगाए, तो क्योंकि वहां पे उसकी पानी की खपत होगी, कम होगी, और वहां पर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता वहां के वातावरण में है ही ऑलरेडी, तो कोई हमको रसायनों का छिड़काव भी नहीं करना पड़ेगा। तो हमको ये जानना है कि जो जैसे कहते हैं ना कि हर जिले के लिए एक विशेष एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम है या हर फसल प्रणाली है, तो उसको ध्यान में रखते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने ये संस्तुति की है कि जिस जिले में जो वृक्ष प्रजाति हैं जो डेवलप की गई है, उन्नत कृषि किस्म है, कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर वहां से जानकारी लें। जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जो संस्थान है वहां से जानकारी लें कि आज की जो खेती है वो ज्ञान आधारित
खींचती है। जितना आपके पास ज्ञान होगा, और जो आपने जो किसान मित्र हैं, जो किसान भाई बहन हैं, वो इस दिशा में जागरूक हैं, वो निरंतर हमारे संपर्क में रहते हैं, निरंतर ज्ञान की हमेशा सम्मान करते हैं और उसका फायदा उठाते हैं, और इसी दिशा में वो आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर साहब, जैसे कोई विशेष कार्य करना होता है तो उसके लिए हमारे किसान मित्रों को प्रशिक्षण दिया जाता है जी। तो क्या इस संबंध में भी उन्हें बुला करके ऐसे समझाया जाता है या क्लास ली जाती है ताकि उन्हें जानकारी मिल सके आपके विभाग द्वारा? हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान लगातार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। हमारे यहाँ कुछ विशेष संभाग हैं, जैसे कृषि प्रसार संभाग है, सस्य विज्ञान संभाग है, हॉर्टिकल्चर संभाग है। तो ये किसानों को बुलाते हैं, बाकायदा उनको प्रशिक्षण देते हैं। इवन कोरोना के काल में भी लोगों को ऑनलाइन हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। और हमारे सबसे बड़ी बात ये, हमारे पूसा का एक यूट्यूब चैनल है, तो वहां पे हर हफ्ते वो किसानों की समस्याएं लेते हैं, नए नए विषयों पर उनको जानकारी देते हैं। तो आजकल तो कहते हैं ना, डिजिटल क्रांति का युग है, किसान उससे जुड़े हुए हैं, बहुत लोगों के प्रश्न आते हैं और उनकी पूरी समाधान होता है। कुछ नए मित्र अगर जुड़ना चाहें तो उससे जुड़ने के लिए कोई मेल आईडी या कोई वेबसाइट अगर आप... कृषि अनुसंधान जो संस्थान हमारा पूसा संस्थान है, वहां की वेबसाइट पे जाइए, वहां पे आपको सारी जानकारी मिलेगी। और जो वहां का प्रसार संभाग है वो सारी जानकारी देता है। एक हमारा व्हाट्सएप, ये जो यूट्यूब चैनल भी है, उसका भी वहां पे नंबर आपको मिल जाएगा। वहां से आपको कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, आपका पूरे समाधान होगा। और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में 25 से 27 फरवरी तक कृषि मेले का आयोजन किया जा रहा है। अच्छा। तो इसका भी लोग लाभ उठा सकते हैं, सारे के सारे श्रोता जो भी आना चाहे। तो अब ये मेला मतलब जाकर के आप अटेंड कर सकते हैं? जी 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 जी। लेकिन प्रिकॉशंस बहुत जरूरी जी, है। अपना पूरा सावधानी बरतें। जी जी जी। और फिर भी कोई प्रश्न आपके दिमाग में हो तो kkbongold@gmail.com पे आप हमें लिख करके भेज सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे स्टूडियो में आने के लिए और महत्वपूर्ण बातें साझा करने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार। तो साथियों, अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर दिनेश कुमार शर्मा को, जिनसे बात कर रही थी प्रीति और आमिर। ढेर सारी बातें कितनी अच्छी अच्छी पर्यावरण से जुड़ी किस तरह हम खेती के माध्यम से, कृषि के माध्यम से, कृषि एक दरअसल है ही जो पर्यावरण में काफी सुधार करती है। कृषि से काफी पर्यावरण में हमारे सुधार होता है। चाहे हम दालों की बात करें, अगर दाल भी हम उसकी खेती करते हैं तब भी पर्यावरण में काफी उसकी मृदा जो है वो काफी सही होती है। सिंचाई के आधुनिक माध्यमों को अपनाकर भी हम पर्यावरण में सुधार कर सकते हैं। बिल्कुल। और ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक इसका पर्यावरण का ख्याल रखेंगे तो कृषि भी अच्छी होगी, और अगर कृषि अच्छी होगी तो पर्यावरण भी अच्छा होगा, है ना। कहीं ना कहीं पेड़ पौधे जो हैं आपका, कृषि सिर्फ अगर हम इसकी बात करें कि सब्जियों और फलों, उसके अलावा भी जो दूसरे पौधे हैं तमाम, उनके भी वायु प्रदूषण से वो हमें बचाते हैं। और जब आपका बाढ़ आती है, बाढ़ की स्थिति में कटाव को रोकती हैं उनकी जड़ें। तो ये एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे की, ये इकोसिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पहलू और पार्ट है। और इनमें से एक भी चीज़ अगर डिस्टर्ब होती है तो दूसरी चीज़ पे असर पड़ जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और जैसे कि आपने कहा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो हमारे कार्यक्रम का भी एक बेहद इंपॉर्टेंट हिस्सा है, वो है बाजार भाव। बाजार भाव, जी। लेकिन मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ आरती, आप मुझे बताएंगे आप लास्ट टाइम कब सब्जी खरीदने गई थी? दरअसल मेरे घर में तो मेरे पापा सब्जी लाते हैं। कभी कभी जिम्मेदारी बच्चों को भी अपने कंधे पे रखनी चाहिए, है ना। पता चलना चाहिए बाजार भाव क्या है। बहरहाल आज का बाजार भाव मैं आपको बता देता हूँ। जी हाँ, बिल्कुल। बाजार भाव आइए जानते हैं। चलो पगडंडी से मंडी। तो एफएम गोल्ड की पगडंडी से हम मंडी पहुंच चुके हैं, आज़ादपुर सब्जी मंडी, और बात करते हैं फलों की। तो सेब की अगर हम बात करें 120 रुपये प्रति किलो के भाव से मिल रहा है। अमरूद जो है 55 रुपये प्रति किलो, बेर 20 रुपये प्रति किलो, चीकू 30 रुपये प्रति किलो, और किन्नू जो है वो 14 रुपये प्रति किलो। और आरती, किन्नू का मौसम धीरे धीरे जाने वाला है ना, जितना हो सके खा लें इसको, विटामिन सी से भरपूर। मैंने तो बहुत दबाकर खाया, अच्छे से खाया, मुझे बहुत पसंद है। बिल्कुल। तो अब हम रुख करते हैं सब्जियों की तरफ। तो प्याज की अगर हम बात करें 41 रुपये प्रति किलो, टमाटर 14 रुपये प्रति किलो, बैंगन 20 रुपये प्रति किलो, नींबू 45 रुपये प्रति किलो, और पुदीना 12 रुपये प्रति किलो। जी, चलिए, आपने सब्जियों का भाव बता दिया, फलों का भाव बता दिया, और आपकी बात जो वो मैंने कान से पकड़ ली कि अब नेक्स्ट टाइम मैं ही जाऊंगी सब्जी। आप भी साथ में जाइए, देखिए, सीखिए। जी हाँ, बिल्कुल। वैसे काफी कुछ तो यहाँ पे किसान की बात कार्यक्रम के माध्यम से पता चल गया है कि कितनी, कौन सी सब्जी अच्छी होती है, कौन से फल अच्छे होते हैं, किस तरह से हमें छांटना चाहिए, और कितनी मेहनत लगती है उनको गाने में, है ना। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और आइए कार्यक्रम में क्यों ना अब एक मनोरंजन का पुट भी डाला जाए। हाँ, बिल्कुल। तो आइए सुनते हैं ये प्यारा सा भोजपुरी लोकगीत। कौने बनवा बोले ले कोई लिया, कवने बनवा मोर बोले हो
ए देवी मैया कवने बनवा बोले ली भवानी सेवकवा बटिया जो हे लहो। ए देवी मैया कवने बनवा बोले ली भवानी सेवकवा बटिया जो हे लहो। कवने बनवा बोले ली कोई लिया कवने बनवा मोर बोले हो। हे देवी मैया कवने बनवा बोले ली भवानी सेवकवा बटिया जो हे लहो। हे देवी मैया कवने बनवा बोले ली भवानी सेवकवा बटिया जो हे लहो। के बनवा भोले ली कोई लिया कि दूसरे बनवा मोर बोले हो। हे देवी मैया तीजे बनवा बोले ली भवानी सेवकवा बटिया जो हे लहो। हे देवी मैया तीजे बनवा बोले ली भवानी सेवकवा बटिया जो हे लहो। कवन फूलवा माई के ओढ़नवा कवन फूलवा बासन बाटे हो। हे देवी मैया कवन फूलवा करे लिया हार कवन बटिया जो हे लहो। हे देवी मैया कवन फूलवा करे लिया हार कवन। क्या बात है आरती, मतलब ये ज़बान मेरी नहीं है, आपकी नहीं है शायद, है ना, लेकिन उसके बावजूद भी जो कुछ लफ्ज़ हैं और जो हाव भाव हैं और जो उनका अर्थ है वो कहीं ना कहीं हम महसूस कर लेते हैं। जी हाँ बिल्कुल। और ये एक खूबसूरती है। जी हाँ, एक ऐसा गीत था कि मतलब कुछ कहें कि अभी जो चल रहा है जी 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 चैत के जो नवरात्रे आने वाले हैं तो उसमें कहीं ना कहीं इन गानों के थोड़ा जोर हो जाता है, जोर हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे कि अभी आपने थोड़ा सा जिक्र किया मौसम का, बिल्कुल। जी हाँ बिल्कुल, उसको भी हम अपने सभी श्रोताओं तक पहुंचाएंगे। लेकिन मैं सोचूं किसान की बात में हाँ, हमारे किसान मित्र, किसान की बात कर ली जाए। बिल्कुल। तो आइए सुनते हैं हमारे किसान मित्र को। किसान की बात हम सब के साथ। मेरा नाम देवांग शुक्ला है। मैं गोरखनाथ गोरखपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। देवांग जी कौन सी खेती करते हैं? जी मैं मशरूम की खेती करता हूँ और लोगों को उसके विषय में जागरूक भी करता हूँ। अगर मैं मशरूम की बात करें तो निम्नतः बटन मशरूम जैसे आप नॉर्मली मार्केट में देखते होंगे अंडे की तरह होता है, और दूसरा देखें तो ढिंगरी मशरूम जो एक तरह से फूल की तरह मतलब होता है, आप मार्केट में यहाँ पे कम ही देखते हैं लोग, और मिल्की और पैडिस्ट्रा मशरूम होता है। अगर सबसे कम लागत और कम समय में अगर मशरूम को देखा जाए तो हम ढिंगरी मशरूम को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, मतलब उसको आसान तरीके से कोई भी किसान कम लागत से उसको स्टार्ट कर सकता है। अच्छा, इसकी पैदावार के बाद जो इसका उत्पादन होता है वो कहाँ कहाँ आप करते हैं? जी अब देखिए, जैसे हमारा यहाँ पे गोरखनाथ क्षेत्र में है एक रूम पड़ा हुआ था, उसी में
हमने इसका सेटअप किया है। तो लगभग यहाँ पे 10 क्विंटल के आसपास हमने इसका उत्पादन किया और उत्पादन करने के बाद कुछ अपने स्रोतों से और अन्य माध्यमों से में इसका बिक्री कराया गया। तो अगर प्रोडक्ट के रूप में देखा जाए तो मशरूम के बिस्किट हो गए, अचार हो गए और जेली हो गई, आजकल चाउमीन हो गया और पकौड़े हो गए, तो कई रूप में इसको हम लोग प्रसारित कर रहे हैं। और देखा जाए तो ये बहुत ही पौष्टिक चीज है जिसमें प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स और कई सारे मतलब विटामिन डी का एकमात्र ये स्रोत है सब्जियों के रूप में। और किसानों को जागरूक करते हैं, कुछ व्यक्तिगत रूप से भी अगर जितना संभव हो सके कैसे वो अपनी आय को दुगनी करें या कैसे इससे लाभ अर्जित करें, हमारा मुख्य उद्देश्य यही है। देवांग, आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब सुनते हैं आरती हमें देंगी मौसम की जानकारी। जी हाँ, बिल्कुल। मौसम की दस्तक किसान के घर तक। तो भाई आमिर को बहुत ज़्यादा जल्दी है कि आज मौसम फटाफट से बताया जाए, क्योंकि एक्चुअली दरअसल जब ये आ रहा था ना यहाँ पर ARFM गोल्ड की तरफ जब रुक कर रहे थे तो इनको गर्मी ज़्यादा लग रही थी। मुझे गर्मी लग रही थी। तो बता देते हैं क्या है मौसम का हाल। तो साथ ही देश भर में बने मौसमी सिस्टम की अगर बात करें तो जम्मू और कश्मीर के ऊपर एक पश्चिमी विक्षोभ देखा जा सकता है। वहीं मध्य महाराष्ट्र के ऊपर एक चक्रवाती सर्कुलेशन भी बना हुआ है। अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बनी हुई है। वहीं उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर बारिश और बर्फ की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं। केरल के कुछ हिस्सों की बात करें तो यहाँ पर हल्की बारिश हो सकती है। वहीं देश के बाकी हिस्सों में ज्यादा जगहों पर मौसम शुष्क देखा जा सकता है। उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत में दिन और रात का तापमान सामान्य से फिलहाल काफी ऊपर रहेगा। और मौसम की बात जानकारी आपने दी, मुल्क में कहाँ क्या क्या मौसम के हालात रहेंगे और कल का क्या प्रोग्राम है उस पर भी एक नजर। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे सभी श्रोताओं को हम कल का कार्यक्रम भी बता देते हैं। कल है वसंतकालीन मूंग एवं उड़द की बुआई। इस विषय पर हमारा कार्यक्रम रहेगा, तो आप जरूर सुनिएगा ये कार्यक्रम भी। और मूंग और उड़द दोनों की खिचड़ी बड़ी मजेदार लगती है आरती। जी हाँ, बिल्कुल। और काफी कुछ बातें आज हुई हैं। हाँ जी हाँ। और जो है किसान के लोगों से, किसान से जुड़ी ये तमाम बातें करते में हमारा भी अपना जो एक अपना जीके होता है ना वो बढ़ जाता है। सही कह रहे हैं बिल्कुल। जब हम बातें करते हैं इतनी अच्छी और साथ में हमारे जो एक्सपर्ट आते हैं वो कितनी सारी ज्ञान की बातें हम तक पहुंचाते हैं। बिल्कुल। और उनका पूरा एक्सपीरियंस जो है वो गागर में सागर भरने वाला काम करता है। और चलें, अब मुझे लगता है कि वाइंड अप करने का वक्त जो है आरती आ रहा है हल्के हल्के। जी हाँ, बिल्कुल। और आपको एक बार हम अपने सभी श्रोताओं को फिर से बता देते हैं, कल का कार्यक्रम आप जरूर सुनिएगा, क्योंकि कल है वसंतकालीन मूंग एवं उड़द की बुआई, जो कि इस समय पर अगर आप सही समय पर अगर इसकी बुआई कर देते हैं तो वो आने वाले समय पर आपको फसल जो है अच्छी खासी मिलती है। बिल्कुल। और मूंग जो है, अगर हम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं आरती, मूंग की जो दाल है ना हमारी, ये पोषक तत्वों से बहुत ज़्यादा भरी हुई है, लबरेज उर्दू में अगर वर्ड हम इस्तेमाल करें। और साथ में सबसे अच्छी बात ये मूंग की इस दाल के साथ आरती की ईजिली डाइजेस्टेबल है। और भाई आज के अगर जो हमने कार्यक्रम की बात करें तो पर्यावरण की बात की है, तो दालों का जो मैंने बताया पर्यावरण में काफी योगदान होता है, काफी अच्छे से रहते हैं ना दालें। जी, तो चलें अब वक्त हमारे साथ बिल्कुल जो है वो हमें इजाजत दे रहा है कि हम अब विदा ले लें, इशारा दे रहा है। तो मैं आरती और मैं आमिर आपसे चाहते हैं इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी, ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी, लक्ष्य हमारा